केपी चौधरी। आज के समय में ये नाम दिल्ली और यूपी की जनता से अछूता नहीं है। लगातार SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के संगठन को चलाने के बाद अब ये नाम सत्ता से जुड़ चुका है। केपी चौधरी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत कर दी है। सरकारी दफ्तर से निकलकर अब ये नाम RLD पार्टी से जुड़ चुका है। RLD यानी राष्ट्रीय लोक दल पार्टी। केपी चौधरी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के नेतृत्व में नेशनल सेक्रेटरी का पद संभाला है, जिसके बाद उन्होंने जयंत चौधरी जी के आवास पर पहुंचकर पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उनका आभार व्यक्त किया। आप सभी का मैं राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव की हैसियत से आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय चौधरी जयंत सिंह जी का जो उन्होंने जिम्मेदारी राष्ट्रीय सचिव की मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश करूंगा। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करता हूं आप लोगों से, क्योंकि हमारी जो पार्टी है उसका जो मूल कार्य क्षेत्र है अभी तक राजस्थान, थोड़ा सा हमारा मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन हम मूल रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी जो है वो बड़ी प्रमुखता के साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी लड़ेगी। लेकिन पहले 2022 के विधानसभा चुनाव को आप लोगों का समर्थन सहयोग से जीतना है, आपको सबको सहयोग देना है। आपको पहले उत्तर प्रदेश में काम करना है। जैसा कि मैं अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की इजाजत लूंगा, एक तो कार्यालय हम लोग नोएडा में चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक कार्यालय हमारे दल का जल्दी सर से निवेदन करेंगे कि हम लोग बना दें, उसका उद्घाटन उनके हाथ से हो जाए। और साथ साथ अभी मैं चाहता हूं कि उनके आदेश से उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ का जो हमारा रविंद्रालय है, आप सब लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले से बुला करके कार्यकर्ता सम्मेलन SC का, खाली SC ST की बात मैं कर रहा हूँ, आप सबका एक सम्मेलन वहाँ किया जाए। तो सर की इजाजत लेने के बाद में उसको हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी चुनाव की अधिसूचना से पहले ही हम उसको, और आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से दूसरे पार्टियों ने पन्ना प्रमुख भी बनाए हुए हैं, हम सब लोग भी चाहेंगे कि अपने संगठन की को बॉटम तक लेके जाए। हालांकि सर ने बहुजन उदय अभियान के तहत हमारे SC समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी देने का ऐतिहासिक कार्य किया, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सर के नेतृत्व में, सर के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोकदल अर्थात गठबंधन की सरकार आप सबके सहयोग से, आशीर्वाद से बनेगी। और आने वाले समय में हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोगों के साथ, जनजाति समाज के लोगों के साथ जो जायजती हुई, जैसा मैंने अभी आगरा की रैली में भी कहा था कि हमारे सर उस समय जो हमारी बेटी हाथरस की, हमारी बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसको जला दिया गया, तो सर उसको न्याय दिलाने के लिए हाथरस की भूमि पर आपने सबने देखा कि आंदोलन कर रहे थे, पुलिस के डंडे खा रहे थे। ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने किसी पार्टी का नहीं देखा जिसने हमारे समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा मतलब त्याग किया हो। तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग तन मन धन से इस हमारी पार्टी को सहयोग करें। विशेष रूप से मैं SC समाज के लोगों को कहना चाहता हूं कि कई बार डाइवर्जन की बातें जब होती हैं और A और B टीम की बात होती है, तो मेरा यही कहना है कि आपको एक बहुजनों की सरकार यानी गठबंधन की सरकार बनानी है, आपको राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार बनानी है, और आपको उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से आने वाले 3 महीने में दिन रात काम करना है। एक बार पुनः मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का, जो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी नवाजा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में उनका आदेश लेकर के जितना भी पार्टी को हम मजबूत कर सकते हैं, पहले उत्तर प्रदेश में, उसके बाद पूरे देश के कोने कोने में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। सभी का आभार और धन्यवाद करेंगे। ऐसे वक्त पर जब एक देश ने व्यापक किसान आंदोलन देखा, जिसके साथ मजदूर वर्ग भी कंधे से कंधा लगाकर लगातार उस संगठन को, उस आंदोलन को कायम रखने में जिसने बड़ा योगदान दिया, आज ये हमारी जीत देश के आगे दर्ज हुई और हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है। और इसी तरीके से हमें संगठित होकर, एकता बनाकर नागरिक के अधिकार के लिए लड़ना होगा, संवैधानिक मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए लड़ना होगा। जिस संविधान ने हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था के कारण चल रही सदियों से शोषणकारी रीतियों से आम जन को बचाने के लिए, ताकि एक SC वर्ग में गरीब परिवार में पल रहा व्यक्ति, उसे भी सामान्य अधिकार, नागरिक की हर वो आज़ादी मिल पाए, उस संविधान को बचाए रखने के लिए खास तौर से आवश्यकता है कि SC वर्ग को संगठित किया जाए। और इसलिए इनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया गया है, राष्ट्रीय सचिव। मुझे उम्मीद है कि ये और ज़्यादा काम करेंगे, जितना उम्मीद और विश्वास राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इनसे करेंगे। इसके बाद पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी केपी चौधरी ने एक प्रेस वार्ता भी रखी, जिसमें उन्होंने पार्टी में उनके कार्य और आगे की रणनीति के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और 2022 के यूपी चुनाव को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव होने के नाते मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं। और आज इस प्रकार आप सब लोगों ने इकट्ठे होकर अभी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी के निवास पर पहुंचकर जो आज प्रेस वार्ता की और उससे जो मैसेज आप लोगों ने कवर किया, मुझे विश्वास है कि उसको आप भारत के जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी अब तक निभाते रहे हैं उसे आगे भी बहुत मजबूती के साथ में निभाएंगे। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं घटी, अगर उनको सिलसिलेवार हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मोटे तौर पर यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति समाज का व्यक्ति, जनजाति समाज का व्यक्ति, माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति, ओबीसी समाज का आदमी अपने आप को आज बहुत ही उपेक्षित महसूस करता है। अगर हम हाथरस की बात करते हैं तो हमारे दलित समाज की बेटी के साथ जो हुआ, इलाहाबाद में अभी पिछले दिनों हमारे दलित समाज के बच्चे के साथ जो हुआ, गोरखपुर के अंदर जो एक व्यापारी के साथ हुआ, लखीमपुर खीरी में जिस तरह किसानों के साथ हुआ, और 11-12 महीने किसान आंदोलन को किस तरीके से लंबा खींचा गया, दिल्ली की सड़कों पर कील लगा दी गई, जिस तरीके का व्यवहार हुआ, वो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो शासक वर्ग है उसकी जो सोच है उसमें भारत के आम नागरिक का हित जो है वो सुरक्षित करने का भाव नहीं। क्योंकि सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा चुनाव 2022 मार्च में कंप्लीट होना है, नई सरकार आनी है। आपने देखा कि राजनीतिक पार्टी अपने अपने तरीके से नए गठबंधन कर रही हैं। हमारी पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, उन्होंने भी अभी पिछले दिनों एक गठबंधन किया है जिसमें बहुत सारे दलों का समावेश है। समाजवादी पार्टी उसमें प्रमुख घटक के रूप में है। और जैसा एक चर्चा है और हवा है पूरे देश में, जो दो व्यक्ति खड़े होते हैं, चाय की दुकान पर बैठे हैं, चाहे कहीं पर भी खड़े होकर बात करते हैं, तो आज यही चर्चा है कि जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में वो काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन इसके साथ साथ बेसिक सवाल ये है कि हमारा जो अनुसूचित जाति समाज, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, कि आप सब लोग मुझे आज से नहीं, बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, मुझे बड़े लंबे समय से देख रहे हैं। मैं सरकार की नौकरी में रहते हुए भी सरकार की नीतियों का मैंने जो विरोध किया, सरकार की नीतियों को लेकर के जो प्रदर्शन हुए, सरकार को आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए गया, 3 संविधान में संशोधन 81, 82 और 85 में करवा करके बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण को हमने बचाने का काम किया। जेल हम गए, सस्पेंड हम हुए, मुकदमे हमारे खिलाफ 12-12 साल दिल्ली की अदालतों में चले, लेकिन समाज के हितों के साथ हमने सरकार की नौकरी में रहते हुए भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसके साक्षी पूरा देश में जो हमारा समाज है या पूरी दुनिया में जो हमारा समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो सब इस बात को अच्छी तरीके से जानते। अब एक सरकार की नौकरी छोड़ने का फैसला हुआ। सरकार की नौकरी को भी छोड़ते समय इस बात का ध्यान रखा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो 14 अक्टूबर 1956 का वो दिन था, तो हमने 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से हमारा इस्तीफा स्वीकार हुआ। और जब हमने एक राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की, उस दिन भी एक ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन उस दिन था, 20 अक्टूबर 2021 को। और 27 तारीख को जो हमारा राजनीतिक संबोधन आगरा से हुआ, कुछ बातें ऐसी हैं कि जो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ में जुड़ी है। मैं आप सब लोगों को यही आह्वान करूंगा कि हमारा जो समाज है वो पिछले दिनों में काफी भटका रहा है। कुछ सवाल समय समय पर पैदा होते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि आज मेरा जो सामाजिक सोशल मीडिया उसके सामने मैं क्लियर करूं, क्योंकि सवाल मुझसे आने वाले समय में राष्ट्रीय सचिव होने के नाते समय समय पूछे जाएंगे, तो मैं उन सवालों का जवाब अभी। राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसका आधार क्या है, ऐसे सवाल भी कई जगह आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में SC/ST समाज के अधिकारियों का डिमोशन किया, ये भी सवाल समय समय पर कई जगह पूछा जाता रहा है। मैं इस संबंध में ये कहना चाहूंगा कि हमारी समाज की जो एक सर्वमान्य नेता बहन मायावती जी,
जो माननीय काशीराम जी जो हमारे आदर्श हैं, उनकी बात में वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बनी है और काफी लंबे समय से वो समाज के हितों को साधने का काम कर रही हैं। समाज का उन पर पूरा विश्वास और भरोसा रहा है। लेकिन उन्होंने भी 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ विधिवत रूप से गठबंधन किया। इसका मतलब उन्होंने भी समाजवादी पार्टी को स्वीकार किया। तो जब हमारी बहन जी ने भी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और उसके सहयोग से हमारी नेता 10 MP बनाने में कामयाब रही। आज स्थिति ये है कि हमने हमारी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल है उसने भी आज समाजवादी पार्टी के साथ, राजभर की पार्टी के साथ, अन्य पार्टियों के साथ जो गठबंधन किए हैं उनका उद्देश्य ये है कि समान विचारधारा के लोग, बहुजन सब विचारधारा के लोग सब इकट्ठे हों, एकजुट हों। और उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट ये है कि जो बीजेपी की सरकार पिछले 5 साल से दमन का कार्य कर रही है, जिसमें हमारा एक एक भाई, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, इवन मैं कहूँगा सामान्य जाति का गरीब समाज का आदमी भी बहुत परेशान है। कैसे परेशान है? 200 रुपया तेल कैसे खरीदा जाए, 100 रुपये का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, ये बेसिक मुद्दे हैं जिनको राजनीतिक पार्टियों को उठाना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सरकारी अधिकारी कर्मचारी का मेरा बड़ा लंबा, क्योंकि टेन्योर 37 साल का सरकार की नौकरी में रहने का बड़ा लंबा टेन्योर मेरा रहा है। मैं राजनीति में जरूर आ गया हूँ, राजनेता बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन समाज के साथ में जो मेरा जुड़ाव है, समाज के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको राजनीति में आने के बाद भी मेरी पहली प्राथमिकता मेरा समाज रहेगा। मैंने आज सुबह के संबोधन में ये कहा कि हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में बहुजनों की सरकार बने, परिवर्तन हो, बीजेपी की सरकार वहां से विदा हो और हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति के हित सधें, उसके साथ कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, हाथरस का रिपीटिशन ना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ रोजगार 5 साल के अंदर देने की बात कही। माननीय काशीराम जी के नाम पर बहुत सारी योजनाओं का जो चुनावी घोषणा पत्र है उसमें हमने समावेश किया है। उसमें हमारी राय भी मानी गई है कि कैसे उसमें हमारे समाज के लोग आगे हैं। अगर 1 करोड़ रोजगार 5 साल में हमारी सरकार देने में कामयाब होती है तो 1 करोड़ में 22.5 लाख जो गरीब हमारे बच्चे हैं समाज के, वो सरकार की नौकरी में आने में अगर कामयाब होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे समाज को एक बहुत बड़ी राहत है। साथ साथ हम अपने मांग पत्र में यह भी चीज ऐड करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है उनके साथ भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के साथ भी, कि अगर निजी क्षेत्र करना सरकार की मजबूरी ही है, आने वाले समय में निजी क्षेत्र अगर आवश्यकता ही बन गई है तो सरकारी सस्ती जमीन अगर उद्योगपति ले रहे हैं, सरकार के अगर बैंकों के पैसे का उपयोग कर रहे हैं तो सारा पैसा सरकारी हो गया। सरकारी जमीन तो सरकारी है ही जो पैसे से खरीदी जा रही है और बैंक का पैसा भी सरकारी। अगर सब साधन सरकार के हैं तो उनमें आरक्षण क्यों नहीं जी? तो हमारा ये भी कहना होगा कि आने वाले दिनों में अगर सरकार बनती है तो हम सरकार के घटक सभी से बात करके कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो एक पहल करें कि निज क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था करके जो संवैधानिक प्रावधान है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, 22.5% का शुरू का उसका रिजर्वेशन, 27% का OBC का रिजर्वेशन और 10% का गरीब समझ जाति का रिजर्वेशन, वो तभी उसका कोई मायने होगा जब निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होगी और सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। साथ साथ हमारी कोशिश उद्योग धंधों में भी SC ST समाज के लोगों को, गरीब समाज के लोगों को, OBC समाज के लोगों को, माइनॉरिटी समाज के लोगों को मूल धारा में लाना हमारी प्राथमिकता होगी। तो हम ये चाहेंगे कि हमारा समाज जो 5 साल से इस बीजेपी सरकार में प्रताड़ित हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे समाज की भावना और हमारी भावना भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहन जी के साथ जुड़ी रही है और आप लोगों ने हमेशा अनेकों बार हमारे साक्षात्कार भी आपने लिए हैं। लेकिन फिलहाल जो हालात है कि अगर हमारा समाज BSP को वोट देता है तो BSP की सरकार बनने का दूर दूर तक कहीं किसी प्रकार का दूर दूर तक भी कहीं कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो हालात इस समय हैं उसमें गठबंधन की सरकार बनने की संभावना काफी प्रबल दिखाई देती है। तो मेरा यही कहना है कि हम अपने वोट को खराब ना करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपना वोट इधर दें
और उससे बीजेपी की सरकार फिर पावर में आ जाए और फिर 5 साल हमारे समाज के लोगों का फिर वही उत्पीड़न हो, हमारे समाज के लोगों को फिर परेशानी का सामना करना पड़े। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो लोग समाज को समझाने का काम कर सकते हैं, वो निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आने वाले समय में आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश में एक बहुजनों की सरकार बनाए जो हमारे समाज के लोगों के हितों को साथ। थैंक यू। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि तेल समस्या हो गई है पब्लिक की। 200 रुपए तेल कहां से खरीदा जाए, 100 रुपए का पेट्रोल कैसे खरीदा जाए, सिलेंडर 900 रुपए 1000 रुपए का कैसे खरीदा जाए। एक आदमी अगर 12,000 रुपए में खर्चा चला रहा था तो आज उसका खर्चा 20,000 रुपए पर मंथ हो चुका है। वो 8,000 रुपया कहां से आए। सब लोग अडानी अंबानी नहीं है जी इस देश में। इस देश में अडानी अंबानी नहीं है सब लोग हमारे आप जैसे लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। इस देश की जो मेजोरिटी है, जो आबादी है, वो डेली मेहनत कश है, खाने कमाने वाले लोग हैं। उनको चाहिए राहत इस बात से कि उनको खाने की चीजें, उनकी आवश्यकता की चीजें एटलीस्ट सरकार उनको तो उचित रेट पर मुहैया कराएगी। अब गन्ना तो भारी पड़ ही गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात की साक्षी है कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है। इसका मतलब गन्ना तो जिन्ना में भारी पड़ ही गया है। और मैं कहना चाहूंगा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों की रैली में एक नारा दिया था, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने बोला था अल्लाह अकबर, उधर से नारा आया था, क्या आया था सामने, हर हर महादेव, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता का। तो हमने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर की जो रैली हुई थी उसमें नजारा सारे देश में दुनिया ने देखा। तो आप जो कह रहे हैं कि जिन्ना भारी पड़ेगा या गन्ना भारी पड़ेगा, आज के हिसाब से तो गन्ना भारी है, जैसे पूरा दुनिया देख रही है। और मेरा विश्वास है कि गन्ना भी भारी पड़ेगा, किसान भी भारी पड़ेगा, मजदूर भी भारी पड़ेगा, इस देश का जो बहुजन है वो भारी पड़ेगा। और जो ये लोग, जिन लोगों ने इस देश के अंदर जो व्यवस्थाएं, आप ये बताइए, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हिंदुस्तान एक अलग मुल्क है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क हैं, दोनों अपने अपने देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान का जिक्र बार बार हिंदुस्तान में क्यों लाते हैं जी? उससे हमारे देश की इकोनॉमी को क्या लाभ होता है जी? हमारे देश के आम आदमी की समस्या का क्या उससे निराकरण होता है जी? क्या हम लोगों को भटकाने का काम करेंगे? भटका करके हम राजनीति करके वोट लेकर के फिर उनको चूसने का काम करेंगे? नहीं, आम आदमी समझ चुका है, आम आदमी इतना समझदार है, वो इन सब चीजों राहत चाहता है। वो ऊब गया है, पाकिस्तान हिंदुस्तान से ऊब गया है, कि हिंदू मुस्लिम से वो ऊब गया है, ये जिन्ना की बीमारी से वो ऊब चुका है। और आम आदमी चाहता है कि मुझे ऐसी सरकार मिले जो मेरे हितों को साथ है। उसका बच्चा स्कूल जाना चाहिए, उसके बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अस्पताल में इलाज मिलना चाहिए। कोविड के अंदर उसको एटलीस्ट ये है, कम से कम दवाई तो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ना कोविड में दवाई है, ना शमशान घाटों में की जगह है, ना उसको खाने की व्यवस्था, उसके खाद्य तेल या उसकी सामग्रियां, जो उसकी जीवन दिनचर्या की चीजें वो कंट्रोल में है, ऐसी स्थिति सर, ऐसी सरकार से आम आदमी रुक चुका है। और मेरा विश्वास है कि आम आदमी अब परिवर्तन की सोच रखता है। सर, आपकी जो पार्टी है आरएलडी जो है, क्या वो मुस्लिमों को टिकट देगी या नहीं? देखिए, ये फैसला क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लेवल पे तय होगा। मेरी सीमा है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया हूं और जितना मुझे कार्य क्षेत्र दिया गया है, मैं उस कार्य क्षेत्र की परिधि के तहत ही काम करने के लिए मैं अधिकृत हूं। तो जो आपने अभी कहा है, इसमें पूरी राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के फैसला करेंगे किस सीट पर किसको टिकट दिया जाएगा, कौन कैंडिडेट होगा, किस जातीय धर्म का होगा, क्या वहां का जातीय समीकरण होगा। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक अच्छा इंसान ही अच्छा बाप होता है, अच्छा इंसान ही अच्छा प्रधानमंत्री हो सकता है, अच्छा इंसान ही अच्छा बेटा हो सकता है। सर, मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते और भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह जी के बेटे चौधरी जैन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही अच्छी सोच के वो स्वामी हैं, सबको साथ लेके चलने की उनकी सोच है। SC ST के प्रति उनका लगाव मैंने स्वयं महसूस किया है, माइनॉरिटी के प्रति उनका लगाव मैंने स्वयं देखा है। हर व्यक्ति के प्रति उनकी सोच बड़ी पॉजिटिव है और मुझे यकीन है
कि आने वाले समय में राष्ट्रीय लोकदल अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को पहले 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का होगा, हम देश के लोगों को नई दिशा देने का काम करेंगे। सर अभी बात हो रही थी जिन्ना और गन्ने की, क्या आरएलडी जो है वो भी हिंदुत्व की बात करेगी या संत समाज की बात करेगी? देखिए, ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो धर्म निरपेक्ष सोच के साथ में अपने कार्यों को अंजाम दे। हमारी पार्टी के जो नेता हैं उनकी सोच बड़ी साफ और सुथरी है, वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष हैं। वो सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं। इसलिए हमारी पार्टी की तरफ से ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिएगा कि सभी धर्मों के लोगों का बिल्कुल बराबर सम्मान है। कितनी सीटें आ रही है सर आपकी? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, गठबंधन का धर्म होता है सब मिलकर लड़ेंगे और हम लोग 403 सीटों पर पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं और आप सबकी शुभकामनाओं से और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद देगी और हम लोग गठबंधन की सरकार बना करके अब प्रदेश के एक एक व्यक्ति को एक सम्मान, स्वाभिमान और उसकी समस्या का समाधान करने का संभव कोशिश करेंगे। अच्छा, ओवैसी भी अभी पूछ चुके हैं यूपी के रण में, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, ओवैसी अभी यूपी में चुनाव जो है वो भी, देखिए, राजनीति हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान है, हर आदमी को कूदने का अधिकार है। तो ओबीसी जी को आप वंचित क्यों करना चाहते हैं? अगर ओबीसी साहब कूद रहे हैं तो उन्हें कूदने दीजिएगा, उनका राइट है, कूद सकते हैं। बंगाल में भी कूदे हैं, जगह जगह कूदते रहे तो उन्हें कूदने दीजिएगा, इसमें बुराई क्या है? उनका राइट है, संवैधानिक अधिकार है, वो जहाँ चाहे कूद सकते हैं और अगर कूदे तो बहुत अच्छी बात है। चौधरी साहब, मेरा सवाल है, पहले कांग्रेस सपा का गठबंधन रहा, बसपा सपा का गठबंधन रहा, दोनों जो है फेल रही, आपके आरएलडी के साथ में ये कैसे कामयाब रहेंगे? देखिए, मैं अगर भारत के राजनीतिक इतिहास को आपके सम्मुख रखता तो इस इतिहास में समय समय पर, अगर आपको याद हो, सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री हुआ करती थी और प्याज का भाव इतना तेज हो गया था कि लोग प्याज खरीदने के लिए तरस गए थे। अगर आप पुरानी बात आप लोगों को याद है? कुछ नहीं। और अकेली प्याज के बल पर बीजेपी की सरकार गई और कांग्रेस की सरकार आई और कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल दिल्ली में रही। मुद्दे होते हैं, आम आदमी की सोच होती है, आम आदमी का भाव होता है और जब आम आदमी को बाबा साहब अधिकार दे करके रानी और मांझी का वोट बराबर करके गए हैं, जब आम चाहता है, खास चाहता है परिवर्तन, तो परिवर्तन इस देश में होते रहे और आगे भी होते रहे। ठीक। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें नेशन टुडे के साथ।